नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब बिल्डिंग बायलॉज बदलने जा रही है। इसके लिए नए बिल्डिंग बायलॉज का प्रारूप जनता से आपत्ति और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित कर दिया गया है। दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सभी लोगों ने देख लिया होगा, मुझे ऐसी आशा है। और इसमें आपत्ति और सुझाव देने का जो अंतिम तारीख है, अंतिम समय है, वो 30 अप्रैल 2025 तक है। अभी 4-5 दिन का समय बाकी है। इस वीडियो में मैं इस बिल्डिंग बायलॉज पर एक आपत्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अगर उचित लगे तो इस आपत्ति को उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रख सकते हैं। ये एक नमूने के रूप में, एक सैंपल के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप भी उस आपत्ति को इसी तरह एलोबरेट करके डिटेल में बनाएंगे और सीटीसीपी कार्यालय में हार्ड कॉपी में, डाक द्वारा या उनकी ईमेल पर, जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि कौन सी ईमेल आईडी पर और किस पते पर आपको वो आपत्ति और सुझाव भेजने हैं, उस पर अगर आप आपत्ति और सुझाव निर्धारित समय में भेजेंगे तब उन पर विचार किया जा सकता है, सरकार विचार कर सकती है और आपकी आपत्ति अथवा सुझाव को नए बिल्डिंग बायलॉज में समायोजित किया जा सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नए बिल्डिंग बायलॉज आने वाले हैं, जैसा सब लोगों को पता है। सरकार ने आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। आपत्ति जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 है। आप आपत्तियां सीटीसीपी कार्यालय में हार्ड कॉपी के रूप में या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। आशा है कि काफ़ी लोगों ने, जिनको कोई आपत्ति या सुझाव देना होगा, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली होगी। काफ़ी आपत्तियां प्रेषित भी कर दी गई हैं। अगर आप अपनी आपत्तियों में मेरी आपत्ति भी जोड़ लेते हैं, ये जो मैं आपत्ति आपके सामने रखने वाला हूँ, ये आपत्ति भी काफ़ी जुनून है और मैंने एक सैंपल के रूप में ऐसी आपत्ति छांट कर आपके सामने कैलकुलेशन के साथ रख रहा हूँ, जिससे कि बिल्डर्स का भी और जो हमारे आम उपभोक्ता हैं, जो एक फ्लैट या यूनिट खरीदना चाह रहे हैं या अपने आवास के लिए परेशान हैं, उनके लिए ये आपत्ति अगर शामिल कर दी जाती है सुधार के बाद, तो काफ़ी लाभ होने वाला है। लगभग एफआर दोगुना मिल सकता है। इस आपत्ति को मैं पूरे डिटेल कैलकुलेशन के साथ और लॉजिक के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसको समझिए और अगर आपको लगता है कि ये आपत्ति शासन में भेजने योग्य है तो अधिक से अधिक संख्या में इस आपत्ति को भेज सकते हैं। इसके अलावा आपकी अपनी जो भी आपत्तियां हैं उनको भी भेज सकते हैं। मैं सिर्फ सैंपल के रूप में ये आपत्ति रख रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाएँ कि आपत्ति को किस तरह एलोबरेट करके वहाँ जमा कराना है। मैं बात कर रहा हूँ नए बिल्डिंग बायलॉज के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए ये चैप्टर बनाया गया है और इसका जो पेज नंबर है 76 है। इस चैप्टर में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में सिंगल यूनिट बिल्डिंग, मल्टी यूनिट बिल्डिंग और ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इसमें मैंने मल्टी यूनिट के संबंध में आपत्ति छांटी है और ये आपत्ति लॉजिक और कैलकुलेशन के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें मुख्य आपत्ति ये है कि जो मल्टी यूनिट के लिए प्लॉट के साइज रखे गए हैं, उन प्लॉट साइज के हिसाब से जो बिल्डिंग की हाइट या स्टोरेज, मतलब मंजिलों की संख्या, और एफआर जो निर्धारित किया गया है, प्रस्तावित किया गया है नए बिल्डिंग बायलॉज में, वो मिसमैच है। अगर आप जितनी हाइट बिल्डिंग की बताई गई है, जितने स्टोरेज बताई गई हैं, अगर वो सारी अचीव करना चाहते हैं तो आपका जो प्रस्तावित एफआर है वो कम पड़ जाएगा। वास्तव में उतनी स्टोरी और उतनी हाइट आपको मिल नहीं पाएगी उस एफआर में, जो एफआर रेस्पेक्टिव प्लॉट साइज के हिसाब से इस बिल्डिंग बायलॉज में प्रस्तावित किया गया है। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं कि मल्टी यूनिट बिल्डिंग के लिए कोई प्लॉट का साइज है 15 मीटर बाई 25 मीटर, मतलब 15 मीटर चौड़ाई है प्लॉट की और 25 मीटर गहराई है। तो इस तरह 15 × 25 जब करेंगे तो इस प्लॉट का जो एरिया है वो 375 स्क्वायर मीटर हो जाता है। अब दिमाग में रखिएगा कि 375 स्क्वायर मीटर प्लॉट एरिया है,
जिस पर हम मल्टी यूनिट बनाना चाह रहे हैं एक बिल्डर के रूप में, या किसी भूस्वामी का प्लॉट है वो खुद उसमें मल्टी यूनिट बना के बेचना चाह रहा है, तो इस बिल्डिंग बायलॉज में उसके लिए क्या प्रावधान है पहले मैं आपको बताता हूँ। इस प्लॉट साइज के जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में 300 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर की कैटेगरी के बीच में ये प्लॉट पड़ता है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है इस कैटेगरी के प्लॉट्स के लिए, मल्टी यूनिट के लिए, कि इन पर अगर आप मल्टी यूनिट बनाते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट 17.5 मीटर 17.5 मीटर स्टिल्ट के साथ विद स्टिल्ट हो सकती है। मतलब अगर आप 2.5 मीटर ऊंचाई स्टिल्ट की माने तो 15 मीटर ऊंचाई आपको बनाने के लिए मिलेगी, जिसमें आप 3 मीटर ऊंचाई की एक मंजिल की हाइट मानते हुए 5 मंजिल बना सकते हैं। मतलब इस बिल्डिंग बायलॉज में जो प्रावधान किया गया उससे आप कैलकुलेशन से मान सकते हैं कि 5 मंजिल स्टील के अलावा मिल सकती है। अब यही हम देखेंगे कि लास्ट में वास्तव में ये प्रावधान जो इसके लिए एफआईआर निर्धारित किया गया उसके अनुसार वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 5 मंजिल आपको मिलेगा नहीं या नहीं मिलेगा, जितना कि एफआईआर इसमें दिया गया है, इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अब अगला जो प्रावधान है वो है स्टोरेज का। मतलब स्टोरी इसमें जो दी गई है, प्रावधान किया गया है, वो लिखा है स्टिल्ट +4। स्टिल्ट के साथ आप 4 मंजिल बना सकते हैं और हाइट रखी गई है 17.5 मीटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एफआईआर इसमें मैक्सिमम परमिसेबल एफआईआर 2 रखा गया है, 2। मैक्सिमम परमिसेबल एफआईआर का मतलब अगर हम प्लॉट के कुल क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर दें, क्योंकि एफआईआर इसका 2 निर्धारित किया गया है, तो जो फिगर आएगी वो इसका मैक्सिमम कवर्ड एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स कहलाएगा। इसी को हम एफआईआर कहते हैं। इस केस में अगर बात करें तो 375 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट एरिया है, इसमें अगर 2 का गुणा करें तो 750 आता है। 750 स्क्वायर मीटर अधिकतम कवरेज आपको मिलेगी सभी तलों पर मिला के। एफआईआर 2 का ये मतलब हुआ। अब बात करते हैं ग्राउंड कवरेज की। ग्राउंड कवरेज का इसमें प्रावधान किया गया है कि सेटबैक को छोड़ते हुए बाकी जो भी बिल्डिंग लाइन के अंदर एरिया बचता है उस एरिया को पूरा कवर आप कर सकते हैं मल्टी यूनिट बनाने के। लेकिन एक निर्धारण और एक राइडर और है इसमें कि जो भी आप फ्लैट बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, उस यूनिट का जो कारपेट एरिया है वो मिनिमम 60 स्क्वायर मीटर होना आवश्यक है। 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया होना आवश्यक है। कारपेट एरिया का मतलब कवर्ड एरिया नहीं है, कवर्ड एरिया अलग है और कारपेट एरिया अलग है। जैसे इस समय रेरा कारपेट एरिया की कैलकुलेशन ही मानता है, तो इन्होंने कारपेट एरिया का ही इसमें उल्लेख किया है। कारपेट एरिया को अगर कवर्ड एरिया में बदलना चाह रहे हैं तो सामान्य रूप से आप इसका 20% बढ़ा सकते हैं, तो जो एरिया आएगा वो कवर्ड एरिया मान सकते हैं उसको। ये 20% एकदम फिक्स नहीं है डिजिट, ये कोई कॉफिशिएंट या फैक्टर नहीं है कि 20% बढ़ा गए, लेकिन इसकी कैलकुलेशन तो कारपेट एरिया की कारपेट एरिया जब बिल्डिंग प्लान है उसमें कैलकुलेट करके लगेगी और टोटल कवर्ड एरिया आउटर वॉल्स को मिला के जो एरिया आएगा वो मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेटबैक एरिया में कितना हमारा प्लॉट का एरिया जा रहा है उसकी बात करें तो इस केस में जो प्लॉट 375 स्क्वायर मीटर का है, इसमें फ्रंट सेटबैक 3 मीटर चौड़ा छोड़ना है आपको और रियर सेटबैक भी 3 मीटर चौड़ा छोड़ना है। तो प्लॉट की चौड़ाई 15 मीटर है। 15 मीटर इंटू 3 मीटर बराबर 45 स्क्वायर मीटर आपका हो गया फ्रंट सेटबैक का एरिया। इसी तरह रियर सेटबैक का एरिया भी 15 इंटू 3 बराबर 45 स्क्वायर मीटर हो गया। मतलब 375 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में 45 मीटर फ्रंट सेटबैक प्लस 45 मीटर रियर सेटबैक, कुल मिला के 90 स्क्वायर मीटर एरिया आपको सेटबैक के रूप में छोड़ना है। तो अगर प्लॉट एरिया 375 स्क्वायर मीटर है, आपने 90 स्क्वायर मीटर इसमें छोड़ दिया सेटबैक एरिया, तो ग्राउंड कवरेज के रूप में आपको 285 स्क्वायर मीटर एरिया ही मिलेगा जिसमें आप निर्माण कर सकते हैं। अब इस 285 स्क्वायर मीटर में कितना कारपेट एरिया आएगा ये वास्तविक गणना पे निकाला जा सकता है। सामान्यतः कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस केस में अगर बात करें तो 285 स्क्वायर मीटर जो एरिया बचा है बिल्डिंग लाइन के अंदर उसमें 20% माइनस कर देंगे तो 228 स्क्वायर मीटर आपका कारपेट एरिया एक फ्लोर पर मिलेगा। अगर हम 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया की एक यूनिट मानते हैं तो
60 में 4 का गुणा कर देंगे तो 240 स्क्वायर मीटर हो गया, मतलब 228 स्क्वायर मीटर आपका कारपेट एरिया मिलता है और आपको चाहिए 240 स्क्वायर मीटर। मतलब अगर खींच तान के किसी तरह करेंगे तो आपको 4 यूनिट बनाने को मिल सकती है, अगर कारपेट एरिया और कवर्ड एरिया के डिफरेंस में थोड़ा और मार्जिन कर लेते हैं, क्योंकि ये 228 स्क्वायर मीटर ही मिल रहा है कारपेट एरिया इस केस में। अगर 20% का फार्मूला लगाते हैं तो 228 स्क्वायर मीटर में एक फ्लैट अगर 60 स्क्वायर मीटर का है तो 240 स्क्वायर मीटर होता है, यहाँ 228 ही मिल रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा सा कारपेट एरिया और कवर्ड एरिया का डिफरेंस अगर मैनेज हो जाता है तो 4 यूनिट आप इसमें ले सकते हैं, मिल सकती है, इसको हमने मान लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने की बात है कि जब मैक्सिमम कवर्ड एरिया एक फ्लोर पे सेटबैक का एरिया निकालते हुए 285 स्क्वायर मीटर आपको मिल रहा है या मिल पा रहा है, तो अगर हम 3 मंजिल बनाते हैं तो 3 मंजिल में ही 285 इंटू 3 बराबर 855 स्क्वायर मीटर, मतलब 855 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया आपको चाहिए। अगर आप ग्राउंड फ्लोर का या ग्राउंड कवरेज पूरा यूज कर लेते हैं तो 855 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया आपको चाहिए कितनी मंजिल में? 3 मंजिल के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया था आपका FAR इस केस में कितना आ रहा है? 750 स्क्वायर मीटर, क्योंकि जो टोटल प्लॉट एरिया है वो 375 स्क्वायर मीटर है, FAR 2 है, 375 में 2 का गुणा कर देंगे तो 750 स्क्वायर मीटर आ रहा है। मतलब इस प्लॉट पर जो हमारा प्रावधान FAR का 2 का है, 2 FAR का पूरा यूज अगर कर लेंगे तो आपको 375 इंटू 2 बराबर 750 या 750 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया ही मिलेगा सभी तलों पर मिला के। जबकि 3 मंजिलों में ही आपने जैसे अभी देखा 855 स्क्वायर मीटर कवर हो रहा है। मतलब अगर 3 मंजिल को पूरा ग्राउंड कवरेज यूज करके चलते हैं तो जो हमारा इसमें प्रावधान किया गया है FAR का 2 का, तो 2 का प्रावधान पूरा करने के लिए केवल 750 स्क्वायर मीटर चाहिए, कर सकते हैं। और आपको 3 मंजिल बनाने के लिए 855 हो रहा, मतलब 3 मंजिल भी पूरी नहीं बन सकती हैं। अगर 2 का FAR रहता है 3 मंजिल भी आप पूरा नहीं बना सकते, क्योंकि 3 मंजिल में पूरे ही ग्राउंड कवरेज अगर यूज करते हैं तो 855 स्क्वायर मीटर हो जाता है, जबकि FAR के अनुसार 750 स्क्वायर मीटर ही हो पाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो 17.5 मीटर हाइट का प्रावधान किया गया है बिल्डिंग बायलॉज में, जो स्टील प्लस 4 स्टोरीज बनाने का प्रावधान किया गया है और FAR 2 का प्रावधान किया गया है, कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये सारे प्रावधान मिसमैच हो जाते हैं। क्योंकि 17.5 मीटर की हाइट जैसे मैंने पहले बताया था 5 मंजिल स्टील के साथ आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये जो FAR का प्रावधान इसमें 2 का किया गया है, ये 3 मंजिल भी पूरी बनने के लिए अनुमन्यता नहीं देता है, 3 मंजिल के लिए भी कम पड़ जाता है। और वैसे जो प्रावधान किया गया है वो इसमें स्टील प्लस 4 स्टोरी बनाने के लिए किया गया है। तो अब इस केस में जो प्रावधानित मंजिलों की संख्या है स्टील प्लस 4 और हाइट है 17.5 मीटर और FAR 2 है, ये तीनों आंकड़े मिसमैच हो रहे हैं। अगर हम पूरी हाइट का प्रयोग करना चाहें या पूरी स्टोरेज का प्रयोग करना चाहें तो उसके लिए FAR कम पड़ जाता है। इसलिए मल्टी यूनिट के सभी कैटेगरी के प्लॉट्स में मैंने यहाँ पर केवल 300 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर के बीच के प्लॉट की कैटेगरी का एनालिसिस या विवेचना की है। आप जब इसकी और कैटेगरी के प्लॉट की भी एनालिसिस करेंगे या विवेचना करेंगे स्वयं, तो आपको लगेगा कि मल्टी यूनिट वाले इस प्रावधान में जो इस बिल्डिंग बायलॉज के पेज नंबर 76 के चैप्टर नंबर 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, मल्टी यूनिट के लिए इनका FAR, हाइट और नंबर ऑफ स्टोरीज मिसमैच कर रही हैं। इस तरह जो प्रावधान FAR का है उस प्रावधान के अंतर्गत जो स्टोरीज इन्होंने व्याख्या की है या जो हाइट इन्होंने व्याख्या की है इसी या प्रावधान किया इस बिल्डिंग बायलॉज में, वो पूरा अचीव नहीं किया जा सकता है। इसलिए रिजल्ट ये निकला, निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं
कि 17.5 मीटर हाइट को अचीव करने के लिए इनको मंजिलों की संख्या स्टील+4 की जगह स्टील+5 करनी चाहिए, और जो FAR का प्रावधान मैक्सिमम 2 किया गया है इसको बढ़ाकर 3.5 या 4 करना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें एक समरूपता में आएंगी। और 17.5 मीटर हाइट स्टील+5 और FAR 3.5 या FAR 4 के साथ नए प्रावधान शामिल करने चाहिए इन प्रावधानों के स्थान पर। आपने भी इसी तरह अगर और कैलकुलेशंस की हों या आपकी जो समस्या है, आपको जहां आपत्ति लग रही है, आपने जो सुझावों पर विचार किया हो, या अभी समय है आप कर सकते हैं 29 तारीख के पहले, और 29 तारीख को 29 अप्रैल 2025 को या 30 तक आप जिस प्रावधान से यहाँ पर आपत्ति और सुझाव दिए जाने वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उस प्रावधान के अंतर्गत अपनी आपत्ति और सुझाव निर्धारित कार्यालय में 30 अप्रैल 2025 से पहले, मैं तो कहूँगा एक दिन और पहले करा लीजिए। कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, कहीं लिंक डिस्टर्ब हो जाए, कहीं इंटरनेट कनेक्शन से आपको कोई फेलियर मिल जाए, आप इसको 29 का ही लास्ट डेट मान के करेंगे तो आपके लिए सुविधा रहेगी। लेकिन मैं आपसे ये जरूर सुझाव देना चाहूँगा या अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी आपत्ति और सुझाव देने के लिए आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। कैलकुलेशन के साथ डिटेल्स आपको उसके साथ अभिलेखी साक्ष्य के साथ संलग्न करने चाहिए। एकदम सारी आपत्तियां और सुझाव वहाँ देखे जाएंगे, लेकिन जिसका लॉजिक होगा कमेटी उसी पे विचार करती है। और अगर आपको ये मेरी बताई हुई आपत्ति में कैलकुलेशन ठीक लग रही है, लॉजिक लग रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा है तो आप ज़रूर कर दीजिए इसको, लेकिन अगर लग रहा है कि इसमें FAR बढ़ना चाहिए, मंजिलों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आपत्ति को भी सब लोग मिलकर शासन में भेजेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आपत्ति का इसमें निराकरण किया जा सकता है। अगले वीडियो में मैं पुराने बिल्डिंग बायलॉज से किन बिंदुओं पर ये बिल्डिंग बायलॉज भिन्न है, क्या विशेष है, क्या अंतर है, इसके बारे में कुछ चुनिंदा बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों।